अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ACN के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको बताता चलूँ कि ये यूनिट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंसेप्चुअल है, क्योंकि इस यूनिट को अंडरस्टैंड करने के बाद आगे जितने भी यूनिट आएंगे आपको फिर उसको समझना फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, और ये यूनिट जो है एक ऐसा यूनिट है जो कि आपकी जो रोज़मर्रा की जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें डेली आप इस प्रोसेस को जो है यूज़ करते रहते हैं और इस को फॉलो करते रहते हैं, तो इसलिए भी ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल है। सो डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे नर्सिंग प्रोसेस को कि नर्सिंग प्रोसेस किसे कहते हैं। ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद फिर हमारे साथ स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे नर्सिंग असेसमेंट को कि नर्सिंग असेसमेंट किसे कहते हैं और नर्सिंग असेसमेंट में हम क्या करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस को, और इसी तरह से नर्सिंग डायग्नोसिस के हमारे साथ जितने भी टाइप्स हैं जिसमें हमारे साथ मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाता है, तो इसको हम डिफ़ाइन करेंगे और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या फ़र्क है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे प्लानिंग पर, जिसमें हमारे साथ शॉर्ट टर्म गोल्स आते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स आते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स किसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स से क्या मुराद है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में फिर हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन और इवैल्यूएशन को, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नर्सिंग से। व्हाट इज़ नर्सिंग? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि नर्सिंग किसे कहते हैं। जनरली अगर मैं नर्सिंग की जो तारीफ़ है वो आप दोस्तों को करूँ तो आम और आसान अल्फाज में नर्सिंग हम उस अमल को कहते हैं जिसमें हम अपने पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है सेहत के हवाले से, जो ज़रूरियात होती है, जो नीड्स होती है हमारे क्लाइंट्स की, तो उन नीड्स को हम स्टेप वाइज सिस्टमेटिक मेथड्स के ज़रिए जब पूरा करते हैं और अपने क्लाइंट की जो ज़रूरियात है उसको कंप्लीट करके अपने क्लाइंट को जो है सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को नर्सिंग कहते हैं। इसी तरह से इन 1980 द अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, जिसे हम ANA के नाम से भी जानते हैं, डेवलप्ड द फर्स्ट सोशल पॉलिसी स्टेटमेंट डिफाइनिंग नर्सिंग एज। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने 1980 में जो है पहली दफ़ा जो है नर्सिंग की डिफिनीशन की थी और कुछ इस तरह से की थी कि द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड नर्सिंग। ठीक है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने नर्सिंग की जो डिफिनीशन की थी उसमें उन्होंने ये बात की थी कि नर्सिंग ये हमारे साथ वो अमल होता है जिसमें हम ह्यूमन के जो एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, तो उन एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को सबसे पहले हम डायग्नोज करते हैं और डायग्नोज करने के बाद जब हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उनको प्रॉब्लम से आज़ाद करते हैं, फ्री करते हैं, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को नर्सिंग कहते हैं। ये डिफिनीशन किसने की थी, ये डिफिनीशन अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने 1980 में की थी। ठीक है, बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने इसको डिफ़ाइन किया, उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रहेगा। फिर मज़ीद नर्सिंग के बारे में कहते हैं कि नर्सिंग इज़ बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट्स कंसर्न विद द फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल कंसर्न ऑफ द इंडिविजुअल। नर्सिंग जो है ये हमारे साथ एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। साइंस इस वजह से इसको कहते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी बातें होती है, ठीक है, उसको हम एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक
तरीक़ों से उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं। और इसी तरह से आर्ट भी इसको इस वजह से कहते हैं कि इसमें हम इस तरह के स्किल्स यूज़ करते हैं जिसको सीखने के लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो इस वजह से नर्सिंग को जो है ये कहा गया है कि नर्सिंग जो है ये हमारे साथ साइंस भी है और ये हमारे साथ एक आर्ट भी है। आर्ट से मुराद ये हमारे साथ एक फ़न है, ठीक है। अब इस नर्सिंग में हम क्या करते हैं, इस नर्सिंग में हम इंडिविजुअल से मुराद लोगों की जितनी भी फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, मसले मसाइल होते हैं, तो उसको हम इस साइंस और आर्ट के ज़रिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब फिज़िकल तो आप सब दोस्तों को पता है कि फ़िज़िकल में हर तरह का प्रॉब्लम आता है। इसी तरह से साइकोलॉजिकल से मुराद उनकी जहनी बीमारियों कि बारे में कोई बात हो, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम हो उनको मेंटली, ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, नर्सिंग को यूज़ करते हैं। इसी तरह से कोई माशरती प्रॉब्लम हो या कोई रस्मी प्रॉब्लम हो या कोई रूहानी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम नर्सिंग को यूज़ करते हैं। तो इस वजह से नर्सिंग जो है ये एक साइंस और आर्ट है, ठीक है, जिसमें हम हर तरह के प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसको हम डील करते हैं। द साइंस ऑफ नर्सिंग इज़ बेस्ड ऑन ब्रॉड थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। It arts depends on the caring skills and abilities of the individual nurse, ठीक है। साइंस जो नर्सिंग है हमारे साथ, ठीक है, नर्सिंग की जो साइंस है ये हमारे साथ एक वसी पैमाने पर जो है फैली हुई है। और इसी तरह से नर्सिंग में जो आर्ट हम यूज़ करते हैं, जो स्किल्स हम सीखते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपरली टोटली डिपेंड करती है हमारे स्किल्स पर कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने पेशेंट्स को केयर दे रहे हैं। आया हम जो केयर दे रहे हैं तो उसके लिए हम जितने भी स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, आया वो स्किल्स जो है प्रॉपर है उनको केयर देने के लिए या इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर क्या करती है, नर्सिंग डिपेंड करती है। फिर आ जाते हैं डियर स्टूडेंट नर्सिंग प्रोसेस की तरफ। नर्सिंग का तो आप सब दोस्तों को पता चल गया कि नर्सिंग किसे कहते हैं। अब आ जाते हैं नर्सिंग प्रोसेस की तरफ, ठीक है। 10 ईयर्स अगो, फिर बहुत सालों बाद, नर्सिंग लीडर्स डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टेप्स। नंबर 1 असेसमेंट, नंबर 2 प्लानिंग एंड नंबर 3 इवॉल्यूशन पैटर्न, ठीक है। फिर बहुत सालों बाद जब नर्सिंग लीडर्स से मुराद वो लोग जिन्होंने नर्सिंग को एडवांस करने के लिए और नर्सिंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो अपने रोल्स प्ले किए थे, तो उनको क्या कहते हैं, उनको नर्सिंग लीडर्स कहते हैं, ठीक है। तो इन नर्सिंग लीडर्स ने जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अमल इजाद किया और उस अमल को जो है उन्होंने 3 स्टेप में जो है वो पेश किया था, जिसमें पहला स्टेप उन्होंने जो है उसको नाम दिया था असेसमेंट, दूसरे स्टेप को उन्होंने नाम दिया था प्लानिंग और तीसरे स्टेप को उन्होंने नाम दिया था इवॉल्यूशन पैटर्न, ठीक है। तो इन तीनों पैटर्न को उन्होंने जो है तब यूज़ करना था जब साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग, मेजरिंग, गैदरिंग डेटा एंड एनालाइजिंग फाइंडिंग, ठीक है, इसको वो तब यूज़ करते थे जब वो साइंटिफिक तरीक़ों से पेशेंट को ऑब्ज़र्व करते थे, ठीक है, उनके जितने भी प्रॉब्लम है उसको मेजर करते थे और उनके जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड डेटा को जमा करके उस पर जब एनालाइजिंग कर लेते थे, तो इसके बाद फिर इन 3 स्टेप्स को क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था, ठीक है। दिस मेथड इंट्रोड्यूस इन द 1950s वाज कॉल्ड नर्सिंग प्रोसेस। और ये जो अमल है जिसे हम असेसमेंट, प्लानिंग और इवॉल्यूशन कहते हैं, इन तरीक़ों को जो है 1950 में जो है इसको मुतारिफ़ किया गया था और इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को कलेक्टिवली नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स।
नर्सिंग प्रोसेस में हमारे साथ मंदरजा झेल स्टेप्स जो है वो आते हैं। अगर हम नर्सिंग प्रोसेस को देखें तो नर्सिंग प्रोसेस ये टोटली हमारे साथ 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। और वो 5 स्टेप्स कौन से हैं? पहला स्टेप जो है उसको हम असेसमेंट कहते हैं, दूसरा स्टेप्स हमारे साथ डायग्नोसिस है, तीसरा स्टेप हम उसको प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। और जो चौथा स्टेप है उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, और पांचवा जो लास्ट स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस का उसको हम इवॉल्यूशन कहते हैं। एमसीक्यूज़ में आपको ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन नर्सिंग प्रोसेस, मतलब नर्सिंग प्रोसेस जो है ये कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल है। तो टोटल नर्सिंग प्रोसेस जो है ये टोटल 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। कौन कौन से? असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवॉल्यूशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, नर्सिंग प्रोसेस में हमारे साथ जो पहला स्टेप है उसको हम असेसमेंट कहते हैं। जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं तो यूजुअली असेसमेंट के दौरान हम क्या करते हैं? डेटा को गैदर कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे होते हैं जो कि पेशेंट के हेल्थ के हवाले से होती है। फिर हमारे साथ जो दूसरा स्टेप है उसको हम एनालाइजिंग या डायग्नोसिस कहते हैं। जो डेटा हमने गैदर किया होता है तो उस डेटा को हम क्या करते हैं? उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उस पर हम सोच विचार करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, और उससे फिर हम अपने पेशेंट के जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसको हम डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं। फिर जब हम प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ज़ाहिरी बात है आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उन प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए हमने फिर प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, ठीक है, जिसमें हमने ये काम करना होता है कि जो प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया है तो इसको मैंने किन तरीक़ों से जो है सॉल्व करना है, किस तरीक़ों से जो है इस प्रॉब्लम को मैंने ख़त्म करना है, ठीक है। फिर जो चौथा स्टेप हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस में आता है तो उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन में हम जो प्लानिंग हमने की होती है तो उस प्लानिंग को हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकली पेशेंट पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप है उसको हम इवॉल्यूशन कहते हैं। इवॉल्यूशन में हम ये देखते हैं कि हमने जो स्टेप्स अपने या जो प्लानिंग हमने की थी और उसको हमने पेशेंट पर इम्प्लीमेंट की थी तो उन प्लानिंग के क्या असरात मेरे पेशेंट पर पड़े हैं, ठीक है। आया मेरे पेशेंट पर उसके अच्छे असरात मुरतब हुए हैं, आया उनकी सेहत में जो है बेहतरी आई है या नहीं। तो इवॉल्यूशन के ज़रिए हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट की जो सेहत है वो बेहतर हुई है या नहीं। अगर बेहतर हुई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो हमें फिर से जो है नर्सिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना होगा, फिर से हमने प्लानिंग से स्टार्ट करना होगा, और प्लानिंग को हमने दोबारा से रीमॉडिफाई करके उसको इम्प्लीमेंट करके फिर से इवॉल्यूशन करनी होगी। और ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक हमारे क्लाइंट की जो सेहत है वो ठीक ना हो जाए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, नर्सिंग प्रोसेस में पहला हमारे साथ जो स्टेप है वो है नर्सिंग असेसमेंट, ठीक है। नर्सिंग असेसमेंट ये हमारे साथ वो प्रोसेस है, जनरली ये हमारे साथ वो अमल होता है जिसमें हम क्या करते हैं? अपने क्लाइंट की सेहत के हवाले से जितने भी मसले होते हैं, जितने भी मसाइल होते हैं, उस का जो डेटा है वो हम क्या करते हैं? जमा करते हैं, और अपने क्लाइंट से मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट जो है हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। एग्ज़ामिनेशन करते हैं, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन में हम क्या करते हैं? एग्ज़ामिनेशन में हम इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम थ्रू आइज़ मतलब थ्रू विजुअल प्रोसेस जो है हम क्लाइंट की जो बॉडी है उसको हम देखते हैं कि आया बॉडी के किसी पार्ट पर किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, किसी किस्म की लेजन तो मौजूद नहीं है। इसी तरह से पल्पेशन के ज़रिए करते हैं। इसी तरह से डिफरेंट हमारे साथ प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ इंस्पेक्शन हो गई, पल्पेशन हो गई, और इसी तरह से दो और है जो कि मेरे जहन से अभी निकले हुए हैं। तो उन प्रोसेस के ज़रिए हम इस असेसमेंट को मुकम्मल करते हैं। So assessment is the first stage of nursing process in which the nurse should carry out a complete and holistic nursing assessment of every patient needs regardless of the reason for the encounter, ठीक है। assessment जो है ये हमारे साथ nursing process का first stage है। MCQs में आ सकता है कि in the following nursing process which one is the first stage of nursing process, ठीक है। तो
हमारे साथ जो नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज है वो असेसमेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो असेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये वो अमल है जिसमें हम अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, जमा करते हैं, तो इसको हम असेसमेंट कहते हैं। फिर इसी तरह से इट इज़ अ क्लियर पिक्चर ऑफ क्लाइंट होल डेटाबेस। असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट में हम असल में अपने क्लाइंट की जो कंडीशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड मुकम्मल डेटा हासिल करते हैं। तो इस वजह से इसको कहा गया है कि ये हमारे क्लाइंट की जो डेटाबेस है उसका एक क्लियर पिक्चर होता है, एक वाज़ेह पिक्चर होता है, जिसके ज़रिए हमें क्लाइंट के बारे में सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। Assessment is an organized dynamic process involving 3 basic activities। Assessment जो है ये हमारे साथ एक organized dynamic process है। Organized से मुराद कि ये एक प्रॉपर जो है इसको अरेंज किया गया होता है, और डायनेमिक प्रोसेस से मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट के लिए असेसमेंट जो है वो एक ही हो, सेम तरह का हो। मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट के लिए हम असेसमेंट जो है मुख्तलिफ़ किस्म की असेसमेंट करते हैं। तो इस वजह से इसको कहा गया है कि असेसमेंट जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड डायनेमिक प्रोसेस है जो कि 3 बुनियादी कामों पर मुश्तमिल है। इसमें पहले नंबर पर हम क्या काम करते हैं, पहले नंबर पर इसमें हम सिस्टमेटिकली गैदरिंग डेटा, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से हम क्या करते हैं, डेटा को जमा करते हैं। क्लाइंट से जो है क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके जो आंसर होते हैं उसको हम अपने साथ नोट डाउन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से सॉर्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्टेड डेटा, जो डेटा हम अपने क्लाइंट से कलेक्ट कर लेते हैं तो उस डेटा को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसको जो है एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं। और इसके बाद जो तीसरा काम हम असेसमेंट में करते हैं वो है डॉक्यूमेंटिंग द डेटा। जो डेटा हमने कलेक्ट किया होता है तो उसको हम क्या करते हैं, पेपर्स में डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 बुनियादी काम हम असेसमेंट के दौरान करते हैं। फिर हमारे साथ असेसमेंट के टाइप्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ सब्जेक्टिव डेटा आता है। सब्जेक्टिव डेटा किसे कहते हैं, सिंपल अल्फाज में सब्जेक्टिव डेटा हम उस डेटा को कहते हैं जिसमें हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं, अपने क्लाइंट से सवालात करते हैं कि आप हमें बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, किस वजह से आप हॉस्पिटल आए हुए हैं, आपको जो प्रॉब्लम है तो ये कब से आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और इस प्रॉब्लम में आपको क्या क्या मुश्किलात जो है वो दरपेश है, क्या क्या चेंजेस जो है आपकी बॉडी में इस प्रॉब्लम की वजह से आई हुई है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे क्लाइंट्स जो है हमें ख़ुद बाय वर्बल जो है हमें बताते हैं, ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को, इस डेटा को जो कि हमारे क्लाइंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह का जो डेटा होता है इसको हम सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं, ठीक है। इज़ यूजुअली डॉक्यूमेंटेड इन द क्लाइंट्स ओन वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे साथ वो डेटा होता है जो कि जो मरीज़ है वो ख़ुद अपनी ज़ुबान से जो है ख़ुद अपने मुंह से हमें बताता है कि मुझे ये मसले हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है। दिस डेटा इंक्लूड सच थिंग एज प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड सेंसेशन और इमोशंस दैट ओनली द क्लाइंट कैन डिस्क्राइब। अब जो सब्जेक्टिव डेटा होता है तो ये एक ऐसा डेटा होता है जो कि सिर्फ हमारे क्लाइंट्स हमें बता सकते हैं और हम ख़ुद से इसको नहीं जान सकते, क्योंकि सब्जेक्टिव डेटा से मुराद ये है कि पेशेंट पे जो गुज़र रही है, पेशेंट के साथ जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, पेशेंट को जो तकलीफ़ हो रही है, तो जिन पर गुज़र रही होती है उससे बेहतर जो है कोई और जो है वो बयान नहीं कर सकता कि इस पेशेंट को कितनी तकलीफ़ हो रही है या ये पेशेंट जो है कितनी तकलीफ़ में है, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ जो दूसरा टाइप है असेसमेंट का वो है ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा से मुराद ये है कि जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट को जब हम फिज़िकली एग्जामिन करते हैं, उनकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन जब हम करते हैं तो इसमें हम उनके आइज़ को देखते हैं, उनके फेस को देखते हैं, उनके स्किन कलर को देखते हैं, ठीक है, उनके बॉडी डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं और उससे हमें जो डेटा मिलता है, ठीक है, उन साइंस से हमें जो डेटा मिलता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। इज़ ऑब्टेन बाय द हेल्थ टीम्स
थ्रू ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डेटा ये हमारे साथ वो डेटा होता है जिसको नर्सेज जो है ख़ुद ब खुद जो है वो क्लाइंट से लेते हैं, क्लाइंट से गैदर करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि नर्स जो है वो क्लाइंट के पास जाते हैं, मरीज़ के पास जाते हैं और मरीज़ को जो है उनकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी बॉडी को चेक करते हैं कि आया बॉडी में किसी पार्ट पर स्वेलिंग तो नहीं हुई है या किसी बॉडी के पार्ट में लेजन तो नहीं हुई है या बॉडी का कोई हिस्सा जो है वो ज़ख्मी तो नहीं हुआ है। ठीक है, या किसी बॉडी के पार्ट से जो है फ्लूइड तो लीक नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरह का जो डेटा है जो कि हम ख़ुद ब खुद जो है वो क्लाइंट से हासिल करते हैं और क्लाइंट को जो है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। ऑब्जेक्टिव डेटा कैन बी सीन और मैयर। हमारे साथ जो ऑब्जेक्टिव डेटा है इसको हम देख भी सकते हैं और इसको हम मैयर भी कर सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट इंक्लूड हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट, अब हमारे साथ जो असेसमेंट प्रोसेस है तो इसमें हम हेल्थ से रिलेटेड हिस्ट्री को लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं और इसी तरह से क्लाइंट की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, हेल्थ हिस्ट्री में क्या करते हैं, इट इंक्लूड टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्टेड। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे साथ सब्जेक्टिव डेटा भी आ जाता है और ऑब्जेक्टिव डेटा भी आ जाता है। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट काम है वो है ऑब्जर्वेशन। मतलब अपने क्लाइंट को हम क्या करते हैं, देखते रहते हैं, उनके बॉडी को हम देखते रहते हैं। ठीक है, और उनको जो है ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑब्ज़र्वेशन करते हैं। इसी तरह से पल्पेशन करते हैं, मतलब बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट को हम पल्पेट करते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं और देखते हैं कि बॉडी का कोई हिस्सा जो है, कोई जगह जो है वो सख्त तो नहीं है या वहाँ पर किसी किस्म की स्वेलिंग तो नहीं हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पल्पेशन कहते हैं। तीसरा काम जो है वो हम परकशन करते हैं। परकशन से मुराद ये है कि एक हाथ क्लाइंट की बॉडी पार्ट पर रखते हैं और दूसरे हाथ से हम क्या करते हैं, अपने हाथ को क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको स्टक करते हैं और इससे जो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकलती है, साउंड निकलता है, तो उस साउंड से जो है हम क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं और इस्टीमेट लगाते हैं कि आया यहाँ पर किसी किस्म की प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम परकशन कहते हैं। और जो चौथा काम हम फिज़िकल एग्जामिनेशन में करते हैं वो है एस्कल्टेशन। एस्कल्टेशन से मुराद स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर जो है स्टेथोस्कोप को रखते हैं। ठीक है, और जो मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सुनते हैं और उससे हम फिर एस्टिमेशन लगाते हैं कि आया प्रॉब्लम मौजूद है या नहीं। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम ये चार काम करते हैं और हेल्थ हिस्ट्री से मुराद मतलब हेल्थ से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं। तो डेटा हम दो तरीक़ों से कलेक्ट करते हैं, एक सब्जेक्टिव डेटा और एक ऑब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, फिर हमारे साथ जो दूसरा स्टेप आता है नर्सिंग प्रोसेस में वो है नर्सिंग डायग्नोसिस या नर्सिंग एनालाइजिंग। ठीक है, डायग्नोसिस या एनालाइजिंग से मुराद एक ही चीज़ है। ठीक है, मतलब क्लाइंट के जो प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ क्लाइंट को जो है ये प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस और नीड आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ कलेक्टिव डेटा टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स नीड्स और प्रॉब्लम, आल्सो नोन एज द नर्सिंग डायग्नोसिस। डियर स्टूडेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस में हम असल में जो डेटा हमने कलेक्ट किया होता है तो उस डेटा को हम एनालाइज कर रहे होते हैं, उस पर हम सोच विचार कर रहे होते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं और इसी तरह से उसको एनालाइज करते करते हम अपने क्लाइंट्स को की जो नीड्स है उसको जान लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम फिर डायग्नोसिस कहते हैं कि हमने अपने क्लाइंट्स की जो नीड है या जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस कर लिए है। ठीक है, तो इस अमल को क्या कहते हैं, डायग्नोसिस कहते हैं। The purpose of this step is to draw conclusion regarding the client specific needs or human responses of concern so that effective care can be planned and delivered। अब जो
जब हम नर्सिंग डायग्नोसिस कर रहे हैं तो नर्सिंग डायग्नोसिस का जो बुनियादी मकसद हमारा होता है तो वो यही होता है कि हम अपने क्लाइंट्स की जो ज़रूरियात है उसको हम आइडेंटिफाई करें या अपने क्लाइंट्स के जो प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करें। जब क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम बेहतर तरीके से प्लानिंग भी कर सकेंगे और फिर उनको बेहतर तरीके से केयर भी दे सकेंगे। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं। नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल अल्फाज में नंडा कहते हैं। नंडा स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, ये हमारे साथ एक इदारा है, ठीक है। नंडा इंटरनेशनल इज़ रिकॉग्नाइज एज द लीडर इन डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। नंडा को जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये हमारे साथ एक ऐसा इदारा है जो कि एक लीडर के तौर पर काम करती है नर्सिंग डायग्नोसिस को डेवलप करने में और इसकी क्लासिफिकेशन करने में जो है इन्होंने एक लीडर के तौर पर काम किया है। The end product of client diagnostic statement that combine the specific client needs with the related factors or risk factors and डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। इसमें क्या नंडा में जो है इन्होंने क्या किया था, नंडा में जो है नॉर्थ अमेरिकन जो नर्सिंग एसोसिएशन है, ठीक है, इन्होंने एक तरीका बताया था कि किस तरीके से हम क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको जब हम डायग्नोस कर लेते हैं तो डायग्नोस करने के बाद उसको हम किस तरह से स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से उसको हम स्टेटमेंट में प्रेजेंट करेंगे कि हमारे क्लाइंट को ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम किस वजह से इनको काज हुआ है और क्यों काज हुआ है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, अब जब हम नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, तो जो स्टेटमेंट हम नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए करते हैं तो बेसिकली वो दो पार्ट पर मुश्तमिल स्टेटमेंट होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे साथ क्या होता है, डिस्क्राइब द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू एन एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि हमारे साथ डायग्नोस्टिक लेवल कहलाती है। क्लाइंट या प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट होता है इसमें हम क्या करते हैं, क्लाइंट की जो रिस्पॉन्सेज है एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम डायग्नोस्टिक लेवल कहते हैं। इसी तरह से एटियोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम जिस वजह से काज हुआ होता है तो उसको हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। और इसी तरह से हमारे साथ जो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट आता है वो उसमें हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक लेवल और जो एटियोलॉजी है दोनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज़ मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि नर्सिंग डायग्नोसिस में मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं, एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू मेन काज, जिस वजह से जो एब्डोमिनल काज या जो एब्डोमिनल पेन काज हुआ है उसको हम मेंशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू क्या कहते हैं, किस वजह से एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब रिलेटेड टू क्या कहते हैं, पेट जो है सख्त हुआ होता है तो पेट सख्त होने की वजह से उनको एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम नर्सिंग डायग्नोसिस को क्या करते हैं, स्टेटमेंट में पेश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 2 पार्ट स्टेटमेंट भी है हमारे साथ और 3 पार्ट स्टेटमेंट भी है। 2 पार्ट स्टेटमेंट को देखें, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू अल्ट्रेशन इन रेट रिदम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे साथ जो कार्डियक आउटपुट है, हार्ट जो है वो ब्लड को जो है कम मिकदार में क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। और इसके पीछे जो वजह है वो क्या है, हार्ट रेट में चेंजेस आई हुई है, ठीक है, हार्ट की जो रिदम है उसमें चेंजेस आई हुई है और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में चेंजेस आई हुई है। तो इस वजह से ये हमारे साथ कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे साथ 2 पार्ट स्टेटमेंट है नर्सिंग डायग्नोसिस का। इसी तरह से अगर हम दूसरे नीचे वाले पार्ट को देखें तो एक्टिविटी एंड टॉलरेंस रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट या इमोबिलिटी, बहुत ज़्यादा बेड में रेस्ट करने की वजह से या इमोबिलिटी
इमोबाइल होने की वजह से जो पेशेंट है वो किसी काम को करने के काबिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट और इमोबिलिटी। तो इस तरीके से आप जो डायग्नोसिस आपने की हुई होती है तो उसको आप स्टेटमेंट में इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 3 पार्ट स्टेटमेंट को देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट रिलेटेड टू अल्ट्रेशन इन रेट्स रिदम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एज एविडेंस बाय डिमिनिश पेरिफेरल पल्सेस। ठीक है, तो ये इसमें हमारे साथ जो तीसरा पार्ट अब यहाँ पर इंक्लूडेड हुआ है तो वो हमारे साथ एविडेंस बाय डिमिनिश पेरिफेरल पल्सेस, जो पेरिफेरल पल्सेस है, ठीक है, वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। ठीक है, उसको आप मैयर ही नहीं कर सकते, उसको आप महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे साथ तीसरा पार्ट जो है डायग्नोसिस में जो है वो शामिल हो गया है। इसी तरह से अगर नीचे देखें, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट और इमोबिलिटी एज एविडेंस बाय फटीग एंड वीकनेस, मतलब यह है कि पेशेंट जो है वो किसी काम के काबिल नहीं रहा है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बेड रेस्ट या बहुत ज़्यादा टाइम के लिए वो इमोबाइल रहा था। तो इस वजह से एक्टिविटी इंटॉलरेंस उसमें हुई है और इसकी जो सबूत है वो ये है कि पेशेंट को थकावट हो रही है और कमज़ोरी हो रही है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट स्टेटमेंट है नर्सिंग डायग्नोसिस का। इसी तरह से हमारे साथ मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाता है। मेडिकल डायग्नोसिस में हम सिंपली जो डायग्नोस हुआ होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, मतलब जिसमें हमारे जो लंग्स है, लंग्स की जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो चुके होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें हम किस तरह से इस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से ब्रीथिंग पैटर्न और इनफेक्टिविटी। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ काज हुआ है तो इस वजह से हमारा जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, और हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, इफ़ेक्ट होगी। इसी तरह से सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से एक्टिविटी इंटॉलरेंस हम फिर काम नहीं कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हम अपेंडिक्टमी की बात करें, अपेंडिक्टमी किसे कहते हैं, रिमूविंग ऑफ द अपेंडिक्स। ठीक है, तो अपेंडिक्टमी की वजह से पेन जो है क्या होगा, काज होगा। एम्पुटेशन की वजह, एम्पुटेशन किसे कहते हैं, रिमूवर ऑफ बॉडी पार्ट, बॉडी में से कोई भी बॉडी पार्ट को जब हम रिमूव करते हैं, मिसाल के तौर पर हाथ का एक फिंगर हो गया या एक बाजू हो गया या पाँव का एक हिस्सा हो गया, ठीक है, तो इसको हम एम्पुटेशन कहते हैं। इस वजह से बॉडी इमेज जो है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। स्ट्रिप थ्रॉट हो गया तो इसकी वजह से हमारे बॉडी टेम्परेचर रिस्क फॉर अल्ट्रेशन जो है ये काज होगी। तो ये हमारे साथ नर्सिंग डायग्नोसिस है। टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है, और पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस। एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर सिंपल अल्फाज में हम तारीफ़ करें तो ये हमारे साथ वो डायग्नोसिस होती है जिसमें जो प्रॉब्लम हमें नज़र आया हुआ होता है तो वो प्रॉब्लम हकीकत में पेशेंट में जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस से मुराद ये है कि नर्सिस ने जो डायग्नोस किया होता है तो उन जो डायग्नोसिस के दौरान जो मिला होता है तो वो हकीकत में पेशेंट में जो है वो पाया जाता है और इसकी जो डायग्नोसिस हुई होती है तो ये पेशेंट की जो साइंस सिम्टम्स है और जो फैक्टर है उसकी बुनियाद पर यह डायग्नोसिस हुआ होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इनइफेक्टिव ईयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू हाइपरप्लेजिया ऑफ द ब्रोंकाइल वाल्स। ठीक है, ब्रोंकियल्स वाल्स, जो ब्रोंकियल्स वाल्स है, ठीक है, वहाँ पर हाइपरप्लेजिया हुआ होता है। हाइपरप्लेजिया से मुराद वहाँ के जो वाल्स है, ब्रोंकियल्स वाल जो है वो क्या हुए होते हैं, लार्ज हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो ईयरवेज है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। नैरो होने की वजह से फिर ईयर जो है वो प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो रही होती, सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। फिर इसी तरह से रिस्क नर्सिंग प्रोसेस या पोटेंशियल नर्सिंग प्रोसेस से मुराद ये है कि पेशेंट में जो है प्रॉब्लम मौजूद नहीं होता लेकिन अगर हम उसकी केयर ना करें तो वो प्रॉब्लम जो है फिर एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाता है।
तो पोटेंशियल या रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है, हमारे साथ प्रॉब्लम मौजूद नहीं होता लेकिन प्रॉब्लम के काज होने के चांसेस होते हैं, ख़तरा होता है। ठीक है, इंडिकेट द प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट बट हैज़ स्पेशल रिस्क फैक्टर। ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो मौजूद नहीं होता लेकिन उस प्रॉब्लम से रिलेटेड फैक्टर्स जो है, रिस्क जो है, चांसेस जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर इन्फेक्शन रिस्क फॉर रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग स्टे इन द हॉस्पिटल। मतलब इसका ये है कि अगर आप हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम के लिए रहें, ज़्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटल में स्टे करें, तो इससे क्या होगा, इससे आपको इन्फेक्शन लगने के जो चांसेस है वो बढ़ेंगे, वो इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं। वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस। फिर वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस से मुराद इंडिकेट क्लाइंट डिज़ायर्स टू अटेन अ हायर लेवल ऑफ वेलनेस इन सम एरिया ऑफ फंक्शन। वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस से मुराद ये है कि इसमें जो नर्सिस होते हैं वो क्लाइंट्स की जो नीड्स है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्लाइंट जो है वो क्या चाहता है, क्लाइंट जो है वो अपने सेहत से रिलेटेड कितना ज़्यादा कॉन्शियस है। ठीक है, और वो अपने आप को कितना ज़्यादा बेहतर देखना चाहता है, तो इसको कहते हैं वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस। फॉर एग्जांपल इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड टू मैटरनल कॉन्फिडेंस। मदर जो है वो कॉन्फिडेंस में होती है कि मैं जो है प्रॉपर तरीके से फीडिंग जो है वो अपने बच्चे को दूंगी। तो ये हमारे साथ एक एग्जांपल है वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस की। ठीक है, फिर हमारे साथ जो तीसरा स्टेप आता है नर्सिंग प्रोसेस में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग में क्या होता है, इंक्लूड सेटिंग प्रायोरिटीज़, establishing goals, identifying desired clients outcome and determining specific nursing intervention. These actions are documented as the plan of care. ठीक है, प्लानिंग में हमारे साथ क्या होता है, प्लानिंग में हम अपने क्लाइंट्स की जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करके, मतलब जो प्रॉब्लम सबसे पहले हमें सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले जो है वो लिखते हैं और उस प्रॉब्लम के लिए टेक्निक्स को हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमने इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को हल करना है। ठीक है, तो प्लानिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइजिंग करते हैं, प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करना ज़रूरी है और कौन सा प्रॉब्लम दूसरे नंबर पर, कौन सा प्रॉब्लम तीसरे नंबर पर। ठीक है, इसी तरह से हम गोल्स एस्टेब्लिश करते हैं कि हम जो केयर दे रहे हैं या केयर देने वाले हैं तो ये किस मकसद के लिए दे रहे हैं, क्लाइंट्स के जो बुनियादी आउटकम है, ठीक है, कि क्लाइंट जो है वो अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और ख़ास तरीके से जो हम केयर दे रहे होते हैं या देने वाले होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, इस प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं। प्रायोरिटाइजिंग नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस को प्रायोरिटाइज करने के लिए हमारे साथ एक एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। इसका नाम आप सब दोस्तों ने सुना होगा। ठीक है, इब्राहिम मैस्लो ने एक हायरार्की ऑफ नीड्स को जो है उसको पेश किया था, अपना एक मॉडल जो है उसको अपने मॉडल में पेश किया था, जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि हर इंसान की जो है मुख्तलिफ डिफरेंट लेवल्स पर, डिफरेंट स्टेजेस पर उनकी एक अपनी ज़रूरियात होती है। जब एक स्टेज पर उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाती है तो वो फिर दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं और दूसरे स्टेज में उनकी जो ज़रूरियात होती है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर जब दूसरे स्टेज की जो नीड्स है वो भी पूरे हो जाते हैं तो फिर वो तीसरे स्टेज की तरफ चले जाते हैं और इसी तरह से वो बेहतर से बेहतर होने की कोशिश में जो है वो हमेशा से लगे होते हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड में हमारे से जो पहला नीड ह्यूमन बीइंग का आता है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें हर इंसान को जो है उसकी ज़रूरत होती है। पहले नंबर पर कपड़ा, दूसरे नंबर पर रोटी, तीसरे नंबर पर मकान, या पहले नंबर पर रोटी, दूसरे नंबर पर कपड़ा और तीसरे नंबर पर मकान। मतलब आपको रोटी मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए मकान मिल जाए तो ये क्या कहलाती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाती है। जब ये
मिल जाती है ह्यूमंस को, तो इससे उनको एक ख़ास किस्म की सेटिस्फेक्शन होती है, एक ख़ास किस्म की दिली सुकून उनको मिलती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ दूसरा लेवल आता है जिसमें जो ह्यूमन बीइंग है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि किसी तरह से हम जो है सेफ़ हो जाए, किसी तरह से जो है हम सिक्योर हो जाए और मेरे जो घर वाले हैं, मेरे जो बच्चे हैं वो सिक्योर हो जाए, इनकी फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। तीसरे लेवल पर फिर हमारे साथ लव एंड बिलोंगिंग नीड्स आ जाती है, जिसमें जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने लिए जो है रिलेशनशिप के बारे में जो है वो फ़िक्रमंद होते हैं और वो जो है नए नए रिश्ते बनाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पर फिर हमारे साथ सेल्फ इस्टीम नीड आ जाता है और पाँचवें नंबर पर हमारे साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आ जाता है। इसी तरह से एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स। मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स ये कितने लेवल पर मुश्तमिल है, तो मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स ये हमारे साथ 5 लेवल्स पर मुश्तमिल है। एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। फिर द गोल में भी हमारे साथ जो गोल्स होते हैं, जो प्लानिंग हम कर रहे होते हैं, तो ये हमारे साथ शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म्स भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म्स गोल्स ये हमारे साथ वो गोल्स कहलाते हैं जो कि हॉस्पिटल में जब क्लाइंट्स आते हैं तो हॉस्पिटल में आने के बाद उनकी जो नीड्स है, उनके जो प्रॉब्लम है, उसको हम हॉस्पिटल में ही क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और उसी टाइम पर हम उनको क्या कर लेते हैं, डिस्चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म goals, those that usually must meet before the client is discharged or move to a lesser level of care। ठीक है, इस कार्ड शॉर्ट टर्म। वो शॉर्ट टर्म गोल वो होते हैं जिसको हम क्लाइंट के डिस्चार्ज होने से पहले क्लाइंट की जो ज़रूरियात है उसको हम पूरा कर देते हैं और उस को इसके लिए जो केयर हम देते हैं तो वो लेस केयर देते हैं, ज़्यादा केयर की ज़रूरत उनको नहीं होती, तो इसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। लॉन्ग टर्म वो होते हैं जो कि डिस्चार्ज होने के बाद भी उनको उसकी ज़रूरत होती है, उन प्लानिंग के मुताबिक उनको जो है लाइफ को जो है गुजारनी पड़ती है। ठीक है, उस वक्त तक जब तक उनकी सेहत बहाल ना हो जाए, तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म्स गोल। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल शुड बी पेशेंट सेंटर, टाइम फ्रेम, रियलिस्टिक एंड मेजरेबल। हमारे साथ जो गोल्स होंगे तो वो ऐसे होंगे जो कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक होंगे। ठीक है, टाइम फ्रेम मतलब एक ख़ास टाइम के लिए होंगे, रियलिस्टिक होंगे मतलब जो प्लानिंग हमने की होगी तो वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक ऐसा प्लान किया हो जो कि अचीवेबल ना हो और आप उस पर लगे हुए हो। ठीक है, ट्राई कर रहे हो, लेकिन चूँकि वो अचीवेबल नहीं है तो आप उसको अचीव करने में नाकाम रहते हो। ठीक है, तो रियलिस्टिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। ठीक है, पेशेंट विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड, पेशेंट विल बी एम्बुलेट एंड वाउंट विल बी डिमॉन्स्ट्रेट। ठीक है, इसी तरह से प्लानिंग एंड आउटकम आइडेंटिफिकेशन। प्लानिंग इज़ फार्मूलेशन ऑफ द एक्चुअल नर्सिंग एक्शन। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, जो नर्स क्लाइंट के साथ करने वाला होता है, तो जो करने वाला होता है तो उसको करने से पहले डॉक्यूमेंट में क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है। 3 टाइप्स ऑफ प्लानिंग, हमारे साथ 3 किस्म की प्लानिंग होते हैं। इनिशियल प्लानिंग, डेवलपिंग द प्रीलिमिनरी प्लान ऑफ केयर। इनिशियल प्लानिंग में हम क्या करते हैं, केयर देने से पहले जो हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको इनिशियल प्लानिंग कहते हैं। ऑनगोइंग प्लानिंग क्या है, ऑनगोइंग प्लानिंग से मुराद ये है कि जब हम प्लानिंग कर लेते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद पेशेंट को चेक करते रहते हैं और चेक करने के बाद हम दोबारा प्लानिंग को क्या करते हैं, रीमोडिफाई करते हैं, उसमें किस ख़ास किस्म के चेंजेस लाते हैं और क्लाइंट की कंडीशन के मुताबिक लाते हैं, तो इसको कहते हैं ऑनगोइंग प्लानिंग। जबकि डिस्चार्ज प्लानिंग से मुराद ये है कि जब क्लाइंट की जो स्टे है वो हॉस्पिटल में पूरी हो जाती है, ठीक है, उसकी जो कंडीशन है वो ठीक हो जाती है, तो डिस्चार्ज होने से पहले हम उनको क्या करते हैं, कुछ टीचिंग करते हैं, उनको जो है कुछ समझाते हैं कि आपने घर जाकर इस तरह से परहेज़ करना है, इस तरीके से आपने मेडिसिन लेने हैं, इस टाइम पर जो है लेनी है, तो इसको हम डिस्चार्ज प्लानिंग कहते हैं। फिर हमारे साथ आता है प्लानिंग फेज़, ठीक है, प्रियोरिटाइजिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसमें हम नर्सिंग डायग्नोसिस को प्रियोरिटाइज करते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट टर्म गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इसी तरह से जो नर्सिंग इंटरवेंशन है उसको डेवलप करते हैं,
एंड रिकॉर्डिंग द नर्सिंग केयर प्लान इन द क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड। क्लाइंट की जो मेडिकल रिकॉर्ड में है उसमें हम नर्सिंग केयर प्लान को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो केयर हम पेशेंट को दे रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर हमने उनको एक ड्रग दे दिया है, तो हम मेडिकल रिकॉर्ड में क्या करेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड में हम उस ड्रग के नेम को लिखेंगे और जितना अमाउंट में हमने पेशेंट को एडमिनिस्टर किया होता है तो उसको हम मेडिकल रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ जो चौथा स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन। मतलब जो प्लानिंग हमने की होती है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस का चौथा स्टेप है। ठीक है, इन्वॉल्व पुटिंग द नर्सिंग केयर प्लान इनटू एक्शन। मतलब जो प्लानिंग की होती है उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं क्लाइंट्स पर। नर्सिंग एक्टिविटीज़ टू मीट द गोल सेट विद द क्लाइंट बिगिन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो नर्सेज है वो प्लानिंग के मुताबिक क्या कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और जो गोल उन्होंने अपने लिए सेट किया होता है तो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। फिर हमारे साथ नर्सिंग इंटरवेंशन की भी किस्में हैं। पहले नंबर पर इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन आ जाता है। इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन से मुराद ये है कि ये वो इंटरवेंशन होती है जिसमें आपको किसी फिजिशियन की, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, उनकी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसको आप खुद ब खुद जो है अपनी मर्ज़ी से पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग एक्शन दैट आर इनिशिएटेड बाय द नर्स, जो कि नर्स खुद से जो है क्लाइंट को देते हैं, तो इसको इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन कहते हैं। दूसरा हमारे साथ इंटरडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है। एक्शंस दैट आर इम्प्लीमेंटेड बाय द नर्स इन कंजंक्शन विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ठीक है, इसमें नर्स जो है अपनी वेल्थ के साथ साथ दूसरे हेल्थ केयर मेंबर्स को भी क्या करते हैं, शामिल करते हैं और उनकी तजुर्बे को इंक्लूड करते हुए नर्स जो है वो क्लाइंट को केयर दे रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। जो तीसरे नंबर पर हमारे साथ आता है उसको डिपेंडिंग नर्सिंग इंटरवेंशन कहते हैं। डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन में नर्सिस को जो है फिजिशियन की ऑर्डर की ज़रूरत होती है और फिजिशियन के ऑर्डर के बग़ैर जो है नर्सिस जो है वो कुछ नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। इवॉल्वेशन ये हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस का पांचवा और लास्ट स्टेप है। ठीक है, डिटरमाइन इफ़ क्लाइंट गोल्स आर मिट और नॉट। इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि आया हमने क्लाइंट के लिए जो गोल सेट किए थे, आया उन गोल्स को हमने अचीव कर लिया है या नहीं। और इसी तरह से देखते हैं कि अगर अचीव कर लिया है तो ठीक है, अगर अचीव नहीं किया है तो फिर हम नर्सिंग प्रोसेस को दोबारा से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और तब तक इसको फॉलो करते रहेंगे जब तक क्लाइंट की जो कंडीशन है वो बहाल ना हो जाए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 1 ACN का, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप सिंपली मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर जो है डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, इसी तरह से पास्ट MCQs को शेयर करता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलता है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।